सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करवाने वाले हैं और ये आपके जुलाई 2019 का पेपर है आप लोग के पर्यावरण अध्ययन का। और इससे पहले के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हमने सॉल्व करवा दिया। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आप सारे के सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके ही एग्जाम देने जाइएगा, क्योंकि सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखोगे आपको प्रीवियस ईयर से ही मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 से। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन है? द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू इंगेज लर्नर्स इन ईवीएस, यानी कि बच्चों को कैसे हम जो पर्यावरण अध्ययन विषय कैसे बच्चों का इंटरेस्ट इसमें जगाएं, इसके लिए सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? शिक्षक तथा व्याख्याएं। तो एक्सप्लेनेशन तो हमें करना ही नहीं है बच्चों के सामने। कक्षा निर्देशन, यहाँ पर कक्षा में भी हमेशा निर्देश देकर के हम बच्चों को नहीं सिखा सकते। किससे? कहानियां और पाठ्य पुस्तक का पठन। तो खाली किताब पढ़ा करके भी हम बच्चों के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं जगा सकते अगर खाली हम किताब पढ़ाएंगे। लेकिन जब हम कहानियां सुनाएंगे, किससे सुनाएंगे, तो इससे बच्चे अट्रैक्टिव होंगे पर्यावरण अध्ययन को सीखने में। तो ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सही नहीं है? Which one of the following is not true about EVS? देखिए यहाँ पर, तो पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है और पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। दोस्तों, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। ये बिल्कुल नहीं कहा गया है पर्यावरण के रूप में, ये बिल्कुल सच नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी, ये तो सही है, होना बहुत जरूरी है जब हम ईवीएस की कक्षा या क्लास में होते हैं। इसके अलावा बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, तो ये तो बिल्कुल सही है ये भी। इसके बाद देखिए, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। रिलेटिंग चाइल्ड्स लोकल नॉलेज टू द स्कूल नॉलेज, यानी कि जो बच्चे का स्थानीय ज्ञान है, जो अपने परिवेश से उसने अपने स्कूल के बाहर की दुनिया से सीखा है, उसे कैसे हम विद्यालय में जो बच्चों को सिखा रहे हैं उसके ज्ञान से संबंधित हम कैसे करेंगे। यानी कि जो क्लासरूम में हम पढ़ा रहे हैं, जो बच्चा क्लास के बाहर से सीख के आ रहा है, कैसे हम उन दोनों को मर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर ये भी सही हो गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी और डी। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, यहाँ पर ये उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक स्कूल के बच्चों की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? यानी कि बच्चे जो ईवीएस सीख रहे हैं वो अपनी किताब से भी सीख रहे हैं, वो शिक्षकों से भी सीख रहे हैं, इसके अलावा भी वो कहाँ से सीख सकते हैं, और अन्य स्रोतों से अगर वो मदद ले रहे हैं तो इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित, अगर वो न्यूज़पेपर से मदद ले रहे हैं, कहीं से भी और कुछ सीख रहे हैं पर्यावरण के बारे में, तो हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। सही है कि केवल शिक्षक और पाठ्य पुस्तक से ही बच्चा पर्यावरण के बारे में नहीं सीखता है, अपने एनवायरनमेंट से वो बहुत कुछ सीखता है, अपने आसपास के लोगों से, अपने मित्रों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से, परिवार से। इसके बाद यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। फिर है यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों क्या है, ये करेक्ट है। यहाँ पर सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल, यहाँ पर जब बच्चा अभी सीख रहा है विषय को, तुरंत उसको कौशल उसके अंदर नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर देखिए ए, बी, सी और तीनों किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। यानी कि टीचर ने कोई क्लास में कोई एक्टिविटी कराई है, कोई एक्टिविटी कराने के बाद वो क्या करते हैं, उससे रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं और प्रश्नों पर चर्चा भी करते हैं और इसके अलावा डिस्कशन भी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भी पूछते हैं बच्चों से और डिस्कशन भी करते हैं। तो क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन का उद्देश्य क्या होगा? बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो राइट आंसर है वो है ए, बी और सी। तो ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा।
विभेद बिल्कुल नहीं, सारे बच्चे यूनिक हैं और सारे बच्चों को हमें समान रूप से देखना है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, यानी कि इन ईवीएस पर्यावरण में टीचर्स शुड provide opportunities to the children to access themselves self assessment। बच्चे अपना खुद का असेसमेंट करें। तो यह जो सेल्फ असेसमेंट है वो क्या है? सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीसीई या फिर सीखने के समान आकलन। तो सीखने के समान आकलन यहाँ पर राइट आंसर होगा। असेसमेंट एज लर्निंग, ये राइट आंसर है कि बच्चे यहाँ पर खुद का आकलन कर रहे हैं, स्व आकलन कर रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं। तो सीखने के समान आकलन। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। एक शिक्षक, खाना किस प्रकार से खराब होता है, यानी कि हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड, खाना किस तरीके से स्पॉइल बर्बाद हो जाता है। इस पर शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देते हैं। क्या करते हैं वो? बच्चों का ग्रुप बनाते हैं और उन्हें जो सामग्री है वो प्रोवाइड करते हैं। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाते हैं? तो जो टीचर हैं वो इससे क्लासरूम में अगर 40 बच्चे हैं तो वो सब 10-10 बच्चों का अलग अलग उन्होंने ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप में उन्होंने क्या रखा है टॉपिक, खाना किस प्रकार से खराब होता है। और इन्होंने क्या किया, समूह भी बना दिया और इससे संबंधित उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री भी उन्होंने दे दी है। तो अब इससे क्या फायदा होगा, ग्रुप बनाने से क्या फायदा होगा, यही पूछा है। तो यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। बच्चे जब ग्रुप में रहते हैं तो वो कुछ ना कुछ, ग्रुप में अगर 10 बच्चे हैं, 10 जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक ने उन्हें सामग्री भी दी है प्रयोग से संबंधित, तो बच्चे आपस में भी डिस्कशन करते हैं। तो ये सहपाठी अधिगम का समर्थन कर रहा है। फिर यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में भी सुधार करता है, बिल्कुल, क्योंकि आपस में वो इंटरेक्शन कर रहे हैं और अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे हैं, तो सामाजिकता तो वहां हो ही रही है। तो ये भी सही है। फिर है समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, समूह अधिगम के विषय में ये नहीं कह सकते हम कि यह बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। इसके अलावा कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर ए और बी सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस। ईवीएस में जो असेसमेंट होता है, यानी कि ईवीएस में जो आकलन होता है बच्चों का, उसके लिए यहाँ पर कौन सा इंडिकेटर नहीं होना चाहिए? याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार या सहभागिता। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 2। याद करना कभी भी सही आंसर नहीं होगा, कभी भी रटना सही आंसर नहीं होगा, इसको हमेशा आप लोग दिमाग में रखिएगा आपके सीटेट में। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा या से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? पिक्चर रीडिंग इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन ईवीएस, यानी कि पिक्चर रीडिंग का मतलब है कि कुछ चित्र बने हुए हैं किसी बुक में और वो जो चित्र है वो किसी न किसी कहानी को, जैसे कि कछुए और खरगोश की कहानी थी, तो बच्चे उसको देख करके ही, यानी कि उसको पिक्चर रीडिंग हम कहते हैं कि कोई कहानी बनी हुई है, बच्चे उसको देख करके क्या कर रहे हैं, उसको खाली पिक्चर को देख करके वो कहानी खुद बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स ऑफ लर्नर्स कैन बी असेस्ड थ्रू पिक्चर रीडिंग? ऑब्जर्वेशन एंड रीडिंग, एक्सप्रेशन, एनालिसिस या फिर एक्सपेरिमेंटेशन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जब भी बच्चे कोई चित्र देख रहे हैं, चित्र को देख करके वो मान लीजिए कहानी लिखने का प्रयास कर रहे हैं, वो पढ़ भी रहे हैं कहानी को, तो वो अवलोकन कर रहे हैं और उसका अभिलेखन भी कर सकते हैं। बिल्कुल, उस कहानी को देखने के बाद उनको जो भी समझ में आएगा वो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और वो उस कहानी को अपनी भाषा में शिक्षक को सुना भी सकते हैं। इसका विश्लेषण भी कर सकते हैं कि भाई कछुआ क्यों रेस को जीता, खरगोश क्यों नहीं जीता, ये सब भी कर सकते हैं। लेकिन पिक्चर रीडिंग में अगर कोई कहानी बच्चे पढ़ रहे हैं तो तुरंत वो प्रयोग नहीं कर पाएंगे, कि साइंस तो है नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ए बी सी तीनों ही। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है ABC, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? जांच, सूची, आदि विन्यास, लिखित प्रश्न या अवलोकन। तो जो रेटिंग स्केल दोस्तों होता है, किसी को भी आप रेटिंग देते हो, चाहे कोई ऐप हो, बहुत सारे ऐप आपके मोबाइल में होंगे, तो ऐप का आप जब उसका आपने क्या कर लिया होता है, अच्छे से अवलोकन कर लिया होता है। टीचर भी बच्चों को कब अच्छे से मूल्यांकन कर पाते हैं? जब उन्होंने अच्छे से असेसमेंट, ऑब्जर्वेशन किया है, अवलोकन किया है। अवलोकन में आपको पता ही है कि क्या होता है, किस तरीके से बच्चों की जो कमियां होती है कैसे हम उनको दूर करते हैं। तो अवलोकन जो है ये सबसे बेस्ट तकनीकी है ऑब्जर्वेशन, ठीक है।
जांच सूची यहाँ पर दिया हुआ, लेकिन तुरंत आप पेन कॉपी लेकर के तो बैठे नहीं हो कि आप उसका पूरा जांच कर लोगे तुरंत। अगर रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होगा तो हमें राइट आंसर क्या लगाना है, अवलोकन। यानी कि ऑब्जर्वेशन करने के बाद, उसको पढ़ने के बाद, उसको देखने के बाद, सारी चीजें करने के बाद ही हम क्या करेंगे, उसको रेट देंगे। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस, इसमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? चलिए देखते हैं। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, तो ये तो सही है, ये तो उद्देश्य है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये तो गलत है दोस्तों, क्योंकि बच्चों को हमें रट्टा नहीं बनाना है कि चलो परिभाषाओं को ये इतना, ये पूरा एक पेज इसको घर से जा करके और इसको इन परिभाषाओं को याद करके आना, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना सही है, बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत करना है। अगर वो सृजनात्मक है, कुछ करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल मौका देना है। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, तो ये भी सही है। आसपास के जो उनका एनवायरनमेंट है उसके प्रति बच्चे जागरूक रहें कि वायु प्रदूषण क्या होता है या मृदा प्रदूषण क्या होता है, या जो भी आसपास की जो घटनाएं घट रही हैं बच्चे उसके बारे में अवगत रहें। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि परिभाषाएं बच्चों को रट करके आने के लिए हमें नहीं कहना, इसके लिए प्रोत्साहित तो बिल्कुल नहीं करना, और यही उद्देश्य नहीं है पर्यावरण का। तो ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाया। यानी कि कोई माउंटेन वाला क्षेत्र है, यानी कि जहां पर ढेर सारे पहाड़ हैं, वहां पर देखा गया कि लोग अपने जो घर हैं वो पत्थर से, मिट्टी से, लकड़ी से, चूने से बनाते हैं। यह घर 2 मंजिले के हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं तथा सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र के नीचे दिए गए किस प्रदेश के भाग हैं? तो ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आपने 2020 का पेपर सॉल्व किया है या उससे पहले का सॉल्व किया है तो भी आपने देखा होगा कि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर यानी कि लेह लद्दाख में आपको इस तरीके के जो घर हैं, या अगर हम जम्मू की ही बात करें तो जम्मू में भी आपको इस तरीके के घर देखने को मिल जाएंगे, लेह लद्दाख में भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर जो ठंड है वो बहुत पड़ती है, और वहां पर आप जो भी वहां के आसपास की चीजें होती हैं लोग उन्हीं से, यानी कि पत्थरों से, मिट्टी से, लकड़ी से और चूने से घर को बनाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 73 है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। झूम खेती, यह फसल प्राप्त करने यानी कि कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये सही है। इस जंगल को बांस या खरपतवार जंगल उग जाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं, बिल्कुल नहीं। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं, ये भी नहीं सही है। इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है, तो ये भी नहीं सही है। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल ए सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, केचुओं को किसानों का मित्र कहते हैं हम, तो आप सभी को पता ही है केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। केचुए मृत पक्षियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, तो ये तो सही है। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। बस यहाँ पर जो ऑप्शन बी है, केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, तो इसको छोड़ करके बाकी और सब सही है। तो यहाँ पर आप देखिए सी, डी और ए, ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे यानी कि ब्रॉन्ज की चीजें बनाते आए हैं। जो आदिवासी हैं वो हजारों साल पहले से क्या बनाते आए हैं, ब्रॉन्ज की चीजें बनाते आए हैं यूजिंग ब्रॉन्ज। तो देखिए आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? दोस्तों जो कांसा होता है वो कॉपर और टिन का मिश्रण होता है, कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है कॉपर और टिन का मिश्रण होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? बिहार, तमिलनाडु, केरल या पश्चिम बंगाल।
तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3 केरल। और उबला हुआ टैपियोका, ये पहले भी आप लोगों ने देख लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 77 है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे है। रात में कौन जागता है? उल्लू। उल्लू को केवल सिर्फ 2 कलर दिखाई देते हैं, कौन कौन से? ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि काला और सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा, खाली वो काले और सफेद रंग ही देख पाते हैं रात में जागने वाले जानवर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, गुजरात या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। तो आप जब मैप देखोगे तो मैप में आपको इधर केरल मिलेगा, फिर ऊपर और थोड़ा सा आप जाओगे तो यहाँ पर कर्नाटक मिलेगा एग्जैक्टली, और यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ कहीं आपको बीच में इसमें गुजरात मिलेगा। तो इन सब राज्यों के जो यहाँ पर इन 3 राज्यों के जो समूह आप देख रहे हो, ये समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। इन तीनों राज्यों के जो समुद्र तट हैं वो अरब सागर पर हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 केरल, कर्नाटक और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? दोस्तों देखिए, ओडिशा के उत्तर में। तो आप लोगों को पता है, इस तरीके से आप मैप बनाओगे तो आप देखोगे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए झारखंड यहीं कहीं स्थित है दोस्तों, बिहार के बगल में, बिहार के बगल में झारखंड स्थित है। तो उड़ीसा आपको पता इधर है, तो उड़ीसा के उत्तर में। तो यहाँ पर जब आप मैप बनाओगे इस तरीके से अपने देश का, तो यहाँ पर उड़ीसा है और उड़ीसा के ठीक उत्तर में नॉर्थ में है। तो यही ऑप्शन सही भी है, ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? ग्रीस, कोयला, डीजल या मोम? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कोयला, बाकी ग्रीस, डीजल, मोम ये सब पेट्रोलियम उत्पाद हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाते हैं। तो दोस्तों जहां जहां आपको दिवाली दिख रही है उसको आप काट दीजिए, क्योंकि दिवाली अमावस्या को मनाई जाती है। यहाँ पर देखिए बचा ऑप्शन 4 और ऑप्शन 1। तो होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस ये हम पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं, हमारे देश के जंगल में उस जंगल के लोगों यानी कि आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? तो टिन क्या है? बहुत ही आसान है इसका आंसर। टिन यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए ही की गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसको देख करके आपको परेशान नहीं होना है। आप यक्ष पर स्थित है और आपका जो विद्यालय है वो वाई पर स्थित है। तो इस तरीके से आप कहाँ स्थित है, मान लीजिए आप ये यक्ष है, यहीं पर आप स्थित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है इसके बाद, आपके घर से आपके विद्यालय तक जो जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं। हम यहाँ एक्स से सीधे गए ए पर, सीधे ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 किलोमीटर दूरी पर। तो एक्स के ये देखिए आप यहाँ पर, ये हो गया नॉर्थ ऊपर सबसे, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो ठीक एक्स के ठीक ऊपर उत्तर में ए है, यहाँ कहीं ए है जो इससे 30 मीटर दूरी पर है। ऊपर नॉर्थ में जाएंगे तो ऊपर ही जाएंगे ना 30 उत्तर में। अब देखिए फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 किलोमीटर दूरी पर है। तो ए के ठीक पश्चिम ये ईस्ट है, यानी कि पूर्व में पश्चिम इधर आएगा, तो ए के ठीक पश्चिम हम जाएंगे 40 मीटर दूरी पर। तो यहाँ पर हमें मिलेगा बी 40 मीटर दूरी पर। ठीक है, यहाँ पर हम बी पे पहुंच गए। अब देखिए इसके बाद फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। अब बी से ठीक उत्तर कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। नॉर्थ कहाँ होता है? ठीक उत्तर में ऊपर कितना जाना है हमें? 30 मीटर जाना है, और यहाँ पर हमें सी मिल गया। ठीक है, अब देखिए और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। यहाँ पर देखिए फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है, और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। तो सी के ठीक पश्चिम इधर होगा और ये 40 मीटर दूरी पर आप अपने विद्यालय वाई पर पहुंच गए। अब ये ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पर हम चारों दिशाएं बना दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये वाई हमको मिल गया। ठीक है, अब वाई यहाँ पर सेंटर हो गया। अब देखिए यहाँ पर वाई, ये जो बिंदु है बीच वाला वाई है। अब हमें बताना है कि विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है। तो ये है विद्यालय, ये है विद्यालय और ये है हमारा घर। तो विद्यालय से हमारा घर कुछ इस तरीके का बन रहा है। तो ये है हमारी ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो ये साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। तो ये ईस्ट और
साउथ के बिल्कुल बीचों बीच। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कुछ नहीं, आपको सिंपली देखना है। यह रेलगाड़ी 9:30 बजे मड़गांव से चली तथा अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ये तो आपको पता ही है। देखिए 30 जून को रेलगाड़ी में कोई लड़का सवार हुआ है और रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चली, तो 9:45, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए 9:12 बजने में कितना टाइम बाकी है, 2 घंटा 15 मिनट बाकी है। तो ये 2 घंटा 15 मिनट हम ऐड कर लेंगे। इसके बाद दिन के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक ये टोटल हो गए 12 घंटे। इन 12 घंटों को भी हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये 12 घंटे जो 12 से 12 के दिन के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक टोटल 12 घंटे हो गए। और ये जो 9:30 बजे के बाद जो एक्स्ट्रा 2 घंटा, यहाँ पर 2 घंटा 15 मिनट बच रहा, हमने उसको ले लिया, ठीक है। अब ये टोटल हो गया 14 घंटा 15 मिनट। कितना हो गया, 14 घंटा 15 मिनट। इसके बाद हम देखेंगे तो अगले दिन वह 7:15 शाम तक पहुंचा होगा, तो 7:15। अब 12 बजे के बाद 7 घंटे 15 मिनट वो और चला है, तो अब इस 14 में हम और जोड़ेंगे कितना, 7 घंटे, और 7 घंटे 15 मिनट और जोड़ देंगे। तो ये देखिए आ गया टोटल आपका, ये आ गया 21 घंटा 30 मिनट, यानी कि इसको हम 21.5 घंटा भी कह सकते हैं, ठीक है। 21 घंटा 30 मिनट को हम क्या कह सकते हैं, 21 घंटा 30 मिनट को हम 21.5 घंटा भी कह सकते हैं। तो हमारा टाइम मिल गया 21.5 घंटे में इस दूरी को कवर किया 1140 किलोमीटर को। अब हमें उसकी चाल निकालनी है, तो चाल हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से, चाल बराबर दूरी बटे समय से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आसानी से आप इसको कर पाए। तो ये यहाँ पर देखिए, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये चाल बराबर दूरी बटे समय, तो आपको पता ही है दूरी बटे समय। तो देखिए दूरी कितनी है, 1140 किलोमीटर, और जो समय है वो लगा है 21.5 घंटे का, तो 21.5। इसको हम क्या करेंगे, दशमलव को यहाँ से हटाएंगे, 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे, तो अब आसानी से हम यहाँ पर 215 से भाग दे देंगे इसमें, ठीक है। और जब हम भाग देंगे तो ये 5 बार में जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 पंजे 10 और एक एक्स्ट्रा जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 बार में जाएंगे इसको। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये पूरा कट जाएगा, और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक 0 और बचा था, उसको उतार लिया हमने। तो ये आप देखोगे 3 बार में इसको हम लेकर के जाते हैं, तो आप देखोगे तो ये आ जाएगा 645। तो इसको घटाएंगे, 650 में से 645 जाएगा, तो ये 5 बचेगा, ठीक है। तो 5 शेष बच गया। तो यहाँ पर आप देखिए दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, तो ये 50 में भी नहीं जाएगा इसका भाग, फिर यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे तो ये 500 हो जाएगा। फिर इसको हम, तो ये 2 बार में आप ले जा सकते हो इसको। और इसके बाद देखिए 53 आ गया। 53 के बाद यहाँ पर आप देखिए जो राइट आंसर यहाँ पर देखिए 53 ऑप्शन में दिया भी है, इसके बाद का निकालने का कोई मतलब भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। 53 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रेलगाड़ी चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है, या इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। तो जो पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाएं हैं और जो मुद्दे हैं उनको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, यानी कि छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को साइंस में विभेद करना और सोशल साइंस में विभेद करना इतना उचित नहीं लगता है। यानी कि छोटे बच्चे हैं वो किसी भी चीज को पूरा देखते हैं, होलिस्टिक रूप से देखते हैं। वे कोई भी चीज अपने एटमॉस्फेयर में देखेंगे तो वो ये नहीं सोचेंगे ये विज्ञान है, ये गणित है। उसको बस वो पूर्ण रूप से जैसा वो चीज उनको दिख रहा है वो उसको उसी रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे उनके आसपास का पर्यावरण हो, चाहे उनके आसपास कोई होने वाली घटनाएं हो। वो जैसा सीखते हैं बस शिक्षक को आकर के वैसा बताते हैं, अपने घर वालों को वैसा आकर के बताते हैं। वो ये नहीं बताते कि ये सामाजिक विज्ञान का टॉपिक है, ये विज्ञान का टॉपिक है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे विभेद नहीं करते हैं, तो वो हर चीज को वो समग्र रूप में देखते हैं। इसीलिए अलग से आप देखोगे ईवीएस बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि छोटे बच्चों को, क्लास 1-2 के बच्चों को गणित और भाषा के साथ ही हम ईवीएस का ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर बर्लिन, थिम्पू, काबुल दिया। राइट आंसर है अबू धाबी। ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। एनसीईआरटी की बुक अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही होंगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी बहुत जरूरी होते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं,
कुओं को तो अक्सर गांव में जाते हो आप तो कुओं को देखते हो कि जो अब सूख चुके हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब से पूरी तरीके से ये क्या है, सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों पर विचार करिए। तो जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां इकट्ठा नहीं होता है। फिर है पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल तार सीमेंट से ढक गई है, ये भी सही है। फिर है कुओं का कोई उपयोग नहीं करता इसीलिए हर घर में टोटियां लगी हैं। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर संचालित पंप लग गए हैं, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए कुओं का कोई उपयोग नहीं करता है क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं, ये उचित नहीं है। तो ए, बी और डी, यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। अभी बहुत सारे घरों में लोग यूज करते हैं कुओं को। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम चीजें कैसे सीखते हैं, काम और खेल, भोजन और आवास। तो भोजन, आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं। ये जो काम और खेल है दोस्तों ये फैमिली और फ्रेंड में आ जाता है, यानी कि ये थीम का सब थीम है, तो ये मुख्य थीम नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा फैमिली है, उसके बाद फूड है, शेल्टर है, वाटर है, ट्रेवल है और थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, तो ये 6 मुख्य थीमें हैं, यानी कि यहाँ पर ये ब्रॉड थीम। ठीक है, तो ब्रॉड थीम के अंदर ये सब थीम आता है। किसके अंतर्गत आता है, ये फैमिली एंड फ्रेंड के अंतर्गत आता है, काम और खेल। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में क्या सच है। तो कक्षा 1 और 2 के बच्चों की बात यहाँ पर की जा रही है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको पता है। फिर है कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है, ये भी गलत है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। दोस्तों इसके बाद देखिए पर्यावरण अध्ययन में से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन 4 है, क्योंकि इसमें बच्चों पर जो फोकस हम करते हैं कक्षा 1 और 2 के बच्चों पर, उनका मुख्य रूप से भाषा और गणित पर ही फोकस करते हैं, तो इसी के अंतर्गत हम उनको पर्यावरण अध्ययन की भी शिक्षा देते हैं, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों। बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जोड़ते हुए अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान होता है। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए या बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए जो पर्यावरण है उसमें आप देखोगे थीम को प्रस्तावित किया गया है, जिससे बच्चे अपने जो उनका स्थानीय परिवेश है उसके आसपास के मुद्दों से भी जुड़े और उसका जो समझ है वो भी उनके अंदर विकसित हो। ठीक है, फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ऑफ द लर्नर्स लोकल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लिया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और सारे क्वेश्चंस मैंने पूरे कोशिश की है कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आया हो। तो अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छी वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोस को देखिए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारे विषयों के क्लासेस की लिंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की लिंक आपको मिल जाएगी, और आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको इन सब का पीडीएफ चाहिए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स का। और टेलीग्राम पर आपको वीडियोस भी मिलती रहती हैं समय पर, तो आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।